आईने में देख रहे थे वो बहारे हुस्न, आया मेरा ख़याल तो शर्मा के रह गए। नाज़रीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। सबसे पहले कि जो मैंने शेर पढ़ा ये किस शायर का है आपको कमेंट करके बताना है। आपको शेर खूब याद होना चाहिए अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और या फिर साथ ही साथ में जीआईसी का जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं यूपी के अंदर। अगर इन दोनों एग्ज़ामों को दे रहे हैं तो कम से कम आपको मेरा अपना नज़रिया है अच्छे हर शायर के कम से कम 10-10 जो है शेर याद होना चाहिए। इसको याद करने का मैंने बहुत आसान तरीक़ा निकाला हुआ है। आधा मिनट 15-15 सेकंड की मेरी वीडियो आती हैं और वो वही शेर होते हैं जो सिलेबस में शायर शामिल हैं। उनको देखिए और उसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, सही वाले ऑप्शन पर आप वोट डालिए। और साथ ही साथ अब तो ऐसा भी मैंने कर दिया है कि 15 सेकंड 20 सेकंड की वीडियो में आपको शेर भी कि शायर का ये पता चल जाएगा और बढ़िया शेर, अमूमन टफ शेर पूछते हैं, उन शेर की मीनिंग यानी हम तशरीह भी आपके सामने रखते हैं। तो ऐसी वीडियो को ज़रूर देखिए। क्यूज़ की जो वीडियो आती हैं उनको ज़रूर खेलते रहिए, उनमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं। बाकी अगर ज़्यादा शेर पढ़ना है तो 100 शेर जो टॉप के हैं इन पर पूरा प्रैक्टिस सेट मैंने अपनी किताब शाहीन में दे रखा है। अगर शाहीन आपके पास है तो वहाँ से सारे शेर रट लीजिए। अभी एलटी में 3-4 शेर पूछे गए थे, 3 शेर पूछे गए थे, वो तीनों के तीनों अपनी किताब में थे, तो वहाँ से देख लीजिए। अगर किताब आपके पास नहीं है तो शाहीन अपनी किताब मंगा लीजिएगा, जो नंबर स्क्रीन पे दिखता है वहीं। बाद में किताब पर एडवर्टाइज की बाद में बात हम लोग कर लेंगे। अपने टॉपिक पर आते हैं। एक ये बहुत बड़ा टॉपिक जहाँ से कम 10 मैक्सिमम सवाल आपके सामने आने वाले हैं टीजीटी में भी जीआईसी में, और ये इस बात को तय करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिन पे आप चैलेंज नहीं कर सकते, आयोग क्या आंसर मान ले, तो आप में अगर थोड़ी सी भी जागरूकता है तो ऐसे सवाल बहुत आसान भी होते हैं। और इनकी प्रैक्टिस जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हर टॉपिक पर मेरे दावा दलील के क्वेश्चन आएंगे और आते रहेंगे, जहां से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टॉपिक, इसलिए इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जितना अभ्यास होगा उतना आप परफेक्ट होंगे। दावा है, सवाल शुरू करते हैं कि दावा है असगर गोंडवी और यगाना या सगाना चंगेज़ी के बारे में आपको मालूम है। यगाना दोनों 1884 यानी 19वीं सदी में पैदा हुए। मैंने कल भी कहा था कि दावा और दलील को पकड़ने का बहुत आसान सवाल ये होता है, इसको जब दावा को पढ़ें तो दलील में इस, लेकिन, किंतु इस तरह के अल्फाज लगाकर दलील को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर व्याख्या में पूछा जाता है यानी वजाहत पूछी जाती है। बहरहाल अगर वजाहत नहीं पूछी जाती है तो ये फिर सवाल बहुत आसान होता है। तो दावा उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, एकदम बिल्कुल सही है। दावा में कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। दलील इस बात के आगे दी गई है कि दोनों उर्दू के बड़े तसव्वुफ़ की गज़ल गो शायर हैं। तसव्वुफ़ गज़ल गो शायर हैं क्या दोनों? तो सबसे पहली बात तो है कि तसव्वुफ़ असगर के वहाँ तो है, लेकिन यगाना के वहाँ कहाँ है? अनानियत है। तो इस तरह से दलील जो है वो गलत होने वाली है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर यहाँ पर तसव्वुफ़ हटा करके अगर इसी को वो सही दलील को करना चाहते तो यहाँ पर तसव्वुफ़ हटा देते या फिर अनानियत जो है वो एक जुमला और बढ़ा देते। तो तसव्वुफ़ अनानियत दोनों चीज़ों को शामिल कर देते तो ऊपर दोनों शायर वैसे ही हैं, तो बात एकदम आपकी राइट हो जाती। तो दावा जो है वो तो ठीक है और दलील जो है वो गलत है। आंसर आपका सही होने वाला है पहला, यानी ए वाला आंसर आपका सही होने वाला है। सारे क्वेश्चन याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन आते हैं दावा दलील के हों, अपने चैनल पर जो भी आता है वो सारा मटेरियल जो है वो मेरे दिमाग की उपज होता है, उसी से हम तैयार करते हैं। और ये क्वेश्चन भी वहीं से तैयार करके हम अपने पास से ही लाए हैं, ताकि अगली बार जब नया एडिशन अपनी किताब का आए तो उसमें ये शामिल किए जाएंगे। हर एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। एक बात और कि इन दावा और दलील को पढ़ने के बाद नीचे जो ऑप्शन दिए होते हैं ये चारों ज़रूर पढ़िएगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि इनमें भी बहुत सी चीज़ें अब नए इवेंट किए जा रहे हैं, बदल दी जाती हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे ऐसी भी चीज़ें। अभी इन दावा दलीलों को देखिए और आखिर के क्वेश्चनों में दावा दलील में चीज़ें चेंज की गई हैं यहाँ आंसर ढूंढने में, तो फिर वहाँ वो चीज़ भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। दावा देखिए, दावा इस बात का है उर्दू का इर्तका जानने के लिए हमें खड़ी बोली का मुताला करना चाहिए। आप खुद ही खामोशी के साथ और ठंडे दिल और दिमाग से ये बात सोचें कि क्या हमें उर्दू जानने के लिए खड़ी बोली का मुताला करना चाहिए, यस या नो? तो आपको जवाब आएगा कि खड़ी बोली का हमें मुताला नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर खड़ी बोली के मुताले से ही उर्दू की जानकारी अगर मिल जाती तो इतने बड़े बड़े राइटर, चाहे वो गुरीसन हों, चाहे जामिल जालबी हों, चाहे राम बाबू सक्सेना हों, ये उर्दू अदब की उर्दू की तारीख़ इतनी डिटेल में क्यों लिखते?
इतनी चीज़ें। और फिर खड़ी बोली के अलावा बातें ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, साथ साथ में महाराष्ट्री है और अवधी है, इन सभी का अध्ययन क्यों किया जाता? इन सभी बोलियों का अध्ययन करने के बाद ही हम इसका अंदाज़ा लगा पाते हैं कि उर्दू की दरअसल हकीकत क्या है, जानकारी क्या है। दावा इस तरह से कट गया, तो दावा जो है वो गलत। अब दलील पर हम लोग बात करेंगे। अब दलील ये दी गई है कि हिंद यूरोपी ख़ानदान को माहिर लिसानियात ने 11 ख़ानदान में तकसीम किया है। क्या सही है या गलत है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। थोड़ा सा सवाल पर गौर कीजिएगा तो आंसर आपको सही मिलेगा कि दलील जो है वो ठीक है। या दलील बहुत बच्चे दलील भी इसकी गलत कर रहे हैं। देखिए, हिंद यूरोपी का माहिर लिसानियात ने 11 ख़ानदान बताए हैं। अगर हिंद आर्याई का पूछता तो 8 ख़ानदान होते। ये चीज़ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि लिखा क्या है दरअसल। तो दावा जो है वो काट दीजिए, दलील जो है एकदम सही है। तो दावा गलत और दावा गलत है और दलील जो है वो सही है। तो दावा गलत यानी दावा इसमें सही बता रहा, तो ये वाला आंसर हो नहीं सकता। अब इस वाले में देखिए, दावा इसमें भी सही बता रहा, दलील भी सही बता रहा, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद में ये चौथे में देखिए तो दावा गलत और दलील भी गलत है। तो जल्दबाजी में दावा गलत आपने दिमाग में बैठा लिया और डी मत लगा देना। आपको आंसर लगाना है बी, दलील सही दावा गलत। यहाँ पर इस तरह से भी गौर करने की ज़रूरत है। चारों ऑप्शन पढ़ते टाइम आपने जैसे पढ़ा कि दावा गलत और नीचे ऑप्शन में देखा कि ये आ गया डी में दावा गलत, तो आगे भी देख लीजिएगा पढ़ के कि दलील भी गलत लिखे बैठा है वो। आपको यहाँ पढ़ना है कि दलील सही है और दावा गलत है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीक़ा और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और उर्दू को मजबूत कीजिए। जीआईसी के लिए सभी बच्चों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बात सुनने में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए एलटी की तरह कि हमको 15 गुना बच्चे नहीं मिले। ये बहुत गलत बात है कि उर्दू में इतनी बेरोज़गारी होने के बावजूद बच्चे 15 गुने नहीं मिल रहे हैं। तो जीआईसी वालों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और टीजीटी वालों को। बाकी होना सिलेक्शन उन्हीं का है जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट माइंड से पेपर हल करेंगे। तो अच्छी वीडियो लगनी तब लाइक करना चाहिए, नहीं तो फिर डिसलाइक करके अपना सजेशन देना चाहिए। दावा देखिए, दावा इस बात का है कि मगधी मशरिकी हिंदुस्तानियों की बोली थी जिसे आर्या हिकारत की निगाह से देखते थे। क्या सही है? तो उम्मीद करता हूँ अगर यह थोड़ी सी जानकारी होगी तब आप बता सकते हैं। तो सही बात है कि मगधी जो है वो मशरिकी, देखिए ये बात यहीं से पॉइंट थे। मगध कहाँ है? मशरिक में यानी पूरब की तरफ। मगध वो इलाका जो बिहार का है और बिहार के आसपास थोड़ा बहुत लगा हुआ है। हिंदुस्तानियों की बोली थी तो बिल्कुल है, और मशरिक में थी ये भी है। और हिकारत, अब ये बात अगर आप बुरा ना माने तो हकीकत कह दें कि ये उस टाइम की बात छोड़ दीजिए कि हिकारत की नज़र से मगधी मशरिकी हिंदुस्तान की बोलियों को समझा जाता था। हिकारत की नज़र से इस मगधी मशरिकी को अभी भी समझा जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई बिहार का कैंडिडेट कहीं सफ़र कर रहा हो तुरंत पूरी ट्रेन के डब्बे वाले सारे बिहारी 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 करके गाली देना शुरू कर देंगे। उसकी आवाज़, उसकी बोली, तो यहाँ की बोली को हिकारत की नज़र से आज भी 50% देखा ही जा रहा है। ये जब बात कही गई होगी तब अलग छोड़िए, आज भी यही है भेदभाव। और वो भी कलाकार कम नहीं हैं जिनको बिहारी हम कहते हैं, वो भी दूसरे वाले राज्यों वाले से भरपूर बाकायदा उसी अंदाज में नफरत करते हैं जैसे दूसरे करते हैं उनसे। दलील देखिए, हिंदुस्तान में बोली जाने वाली बोलियां मगधी मशरिकी हिंदुस्तान की बोली हैं। तो उम्मीद करता हूं क्या ये दलील जो है वो ठीक होने वाली है। तो गौर से एक बार पढ़ लीजिए कि हिंदुस्तान में बोली जाने वाली बोलियां, यहाँ पर हिंदुस्तान में बोली जाने वाली बोलियां सब मगध की थोड़ी हो सकती हैं। कुछ बोलियां महाराष्ट्र की भी हैं, कुछ बोलियां जो हैं वो अवध की हैं, कुछ बोलियां जो है वो पेशाची की हैं, कुछ बोलियां जो है वो मथुरा की भी हैं। तो तमाम बोलियां हिंदुस्तान में जो बोली जाती हैं वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, ना कि हिंदुस्तान की सब बोलियां जो हैं वो मशरिकी मगध में बोली जाती हैं। बिल्कुल नहीं, वहाँ पर मगधी बोली जाती है। तो दलील इस तरह से गलत हो रही है। अब आपका आंसर क्या होगा कि दावा ठीक है, दलील गलत है। आंसर आपका सही होने वाला है पहला, यानी ये वाला आंसर, ये वाला सही होगा। चारों ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कट जाते हों, ना दिखते हों। आगे देखिए, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। फिर से दावा देखिए, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको कम से कम 100 ऐसे क्वेश्चन होंगे, और मुझे लग रहा है कि हम 200 क्या है, हमें लग रहा है हम 50-100 यानी 500 क्वेश्चन दावा दलील के कर डालेंगे। और अगर ऐसा मैंने कर दिया कि 500 क्वेश्चन मैंने दावा दलील पे करा दिए, तो यूट्यूब और जो आज तक
पेपर हुए हैं उनके सब क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, जहां भी आयोग में हुए हैं 500 क्वेश्चन टोटल फिर नहीं कर पाओगे, इकट्ठा नहीं होंगे, इतने पूछे भी नहीं गए होंगे। तो मुझे लगता है पूरा सिलेबस दावा और दलील से भी कवर किया जा सकता है और हम कवर भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से आपको हर हाल में लाभ होने वाला है। ठीक है, तो अब दावा और दलील में ये देखिए, बस आप जो है मेरा भरपूर साथ दीजिए, अपने चैनल के बारे में सभी को बताइए और इसका टारगेट क्या है इस चैनल का, यहाँ फ्री इतना कंटेंट दिया क्यों जाता। सिर्फ अपनी किताब भी लिखी गई इसलिए ताकि बच्चों को भरपूर फ़ायदा मिल सके और एग्ज़ाम सभी अपने ही चैनल के बच्चे निकाल के लाएं। तो अब ये दावा दलील देखिए, हालांकि जो एलटी मेंस का हमने पढ़ाया था उसमें एक हमने मजमून उसमें हम पढ़ाते हैं, तो उसमें हमने ये दावा दलील में क्वेश्चन आपको उसी मजमून से निकाल के दिया था कि अगर इस तरह से भी सवाल इस मजमून से बना सकता है। दावा दलील के क्वेश्चन सही करने के लिए या तो बहुत डिटेल में आपने पढ़ा हो और थोड़ी से समझ आपकी होनी चाहिए, और या फिर जो अब अगर टाइम नहीं है तो एलटी में आपका मेंस में आपका सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, क्लास वो ज़रूर आप देखिएगा, तब आपको ये दावा दलील वाली चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी, खुलासा जब आपको पता होगा। अब दावा इसमें ये बात का है कि उर्दू ज़बान के अनासिब में ब्रज, अवधी, महाराष्ट्री और उड़िया, बंगाली जैसी बोलियों के अल्फाज के मिलने से उर्दू शीरी ज़बान कही जाती है। तो मैंने क्या कहा, ये चाहे महाराष्ट्री हो, चाहे उड़िया हो, चाहे बंगाली हो, ब्रज हो, ये खड़ी बोली की बोलियों के बाद बनने वाली बोलियाँ। और दूसरी बात, इनके अल्फाज उर्दू में नहीं हैं, इनकी अपनी बोलियाँ, इनकी अपनी आवाज़ें अलग हैं। तो शीरी उर्दू की ज़बान कैसे हुई? उर्दू की ज़बान जो शीरी हुई है वो दूसरी ज़बानों से हुई है, दूसरी ज़बानों के अल्फाजों से लेकर हुई, जैसे अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, ऐसी चीज़ों को शामिल, ऐसे अल्फाजों को शामिल करके उर्दू शीरी ज़बान हुई है। तो पहला वाला आपका आंसर गलत हो जाएगा, दावा गलत, कटा दावा बिल्कुल। दलील देखिए, दलील इस बात की है कि जैसे देखिए, एक बात और आज नई बता देते हैं हम आपको और थोड़ा आसानी करते हैं आपके लिए। वो नई बात यह है, जब दावा और दलील के क्वेश्चन आए, और चूंकि दावा जब दिया जाता है तो दलील का कनेक्शन दावा से होता है, लेकिन जब कभी भी दावा कट जाए तो दलील मत काटना, दलील को पढ़ना और समझना कि दलील सही है या नहीं सही है, क्योंकि दलील की फिर मीनिंग जो है वो तनहा रह जाती है, यानी ये अकेला वाक्य रह गया है और ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। लेकिन जब ऊपर वाला सही निकल आए तब इसका कनेक्शन ज़रूर ऊपर वाले से देखिएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। बहुत अहम तरीका बताते हैं आपको इसको पकड़ने का। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि उर्दू में इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ैल जैसे कवायद के अज़ाए अंसुर पाए जाते हैं। तो दलील बिल्कुल ठीक है कि ये सारी चीज़ें उर्दू में पाई जाती हैं, सिफ़त भी होते हैं, ज़मीर है, फ़ैल इनका इस्तेमाल होता है, ये अज़्ज़ा इस्तेमाल होते हैं, अज़ाए तरकीबी। तो दलील इस तरह से ठीक है, क्योंकि इसकी वजह ये अलग अब अपने आप में मीनिंग दे रहा है दलील, ऊपर वाले से कोई मतलब ही इसे नहीं रह गया। तो दावा जो है वो गलत है, दलील जो है वो ठीक है। बी आंसर आपका सही होगा, यानी दलील ठीक है और दावा जो है वो गलत है। आंसर आपका बी सही है। अगले वाला सवाल देखिए, ये भी हमने एलटी मेंस में पढ़ाते टाइम इसको भी मैंने कराया था। देखिए, कदमराव पदमराव दक्कनी अदब की एक अहम और तारीख़ी मसनवी है। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए। दक्कन में ही लिखी गई बहमनी दौर में, और वहाँ की तारीख़ी यानी वहाँ के निज़ाम और वहाँ की बोली, वहाँ के पहनावा और तमाम कल्चर को ये बयान करती है मसनवी। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, यानी दावा जो है वो ठीक होने वाला है। ठीक है, दावा ठीक है। अब दलील पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। दलील ये है दावा के साथ, इस मसनवी ने उर्दू अदब की इब्तदाई तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया और दक्कनी ज़बान को अदबी हैसियत अता की। तो ये दलील भी बिल्कुल राइट होने वाली है, क्योंकि ऐसा ही हुआ कि इसने दक्कनी अल्फाज अदब को भी आगे बढ़ाया है, वहाँ की तरक्की में भी अहम रोल अदा किया है, वहाँ के जो है किरदार इसमें अदा करके दक्कनी ज़बान की हैसियत को भी अदबी अंदाज में सामने लाई है। तो इस तरह से दलील ठीक है। तो आपका आंसर क्या सही होगा कि दावा ठीक है और प्लस दलील भी ठीक है। आंसर सी सही होगा, और वजाहत अगर पूछा जाता तब वजाहत भी ठीक थी। अब ये यहाँ से हम नए सवाल तरह के शुरू करते हैं। अब एक ये भी तरीक़ा दावा दलील में आने लगा है। दावा पहले देखिए, मैं फिर एक बार कहता हूं कि सारे क्वेश्चन मैंने अपने दिमाग से बनाए हैं, कहीं आए हुए नहीं हैं। प्रैक्टिस खूब कीजिए, जिन चीज़ों को हम पकड़ाना चाहते हैं उनको पकड़िए और एग्ज़ाम क्रैक करके ज़रूर आइएगा। हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, ना फीस लेते हैं ना कुछ। हाँ, अगर हो सके तो एक आध मिठाई का लड्डू आप भेज सकते हैं मेरे लिए, बस इतना काफ़ी है।
अब इसमें देखिए, बाकी हम लोग उर्दू के लिए जो काम करना चाहते हैं उसके लिए ग्रुप बनाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। आप पहले नौकरी हासिल करें, हम लोग कामयाब होकर के एक मुहिम चलाएं, एक मूवमेंट चलाएंगे। और वो मूवमेंट हमको सड़कों पे नहीं उतर के चलाना है, ना तो हमको लाठी डंडे का सामना करना है, वो एक कानूनी दायरे में हम लोग करेंगे। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं कर रहे बैठे बैठे, वो काम हमको करना है। इसलिए फ्री हम लोग तैयारी हम कराते हैं और आपका साथ चाहते हैं। दावा देखिए, इंतज़ार हुसैन उर्दू अदब के मुमताज़ अफसाना निगार थे। तो ये दावा किया गया है। दलील ये दी गई है कि उन्होंने अपनी तहरीरों में हिजरत, तहज़ीब, इंसानी अक़दार के मौजू बयान किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब यहाँ से खेल शुरू होता है। यहाँ नई चीज़ देखिए कि दावा ठीक है, दलील भी ठीक है, और दलील जो है वो दावा की वजाहत करती है। अब ये चीज़ बढ़ी, तो यहाँ से आपका परीक्षा में एक स्टेप आगे बढ़ा करके आपसे पूछा जा रहा है। इसी तरीके से दावा सही है, दलील भी सही है, और लेकिन उसकी वजाहत गलत है, ये अगला पॉइंट देते हैं। और उसके बाद तो वो दो ही देते हैं कि दावा दुरुस्त है, दलील गलत है। दूसरा देते हैं दलील गलत है लेकिन दावा गलत है, दलील दुरुस्त है। अब इस तरह के सवाल में हमको क्या करना है, अपने आप को इस स्थिति में रखिए। देखिए, इंतज़ार हुसैन जो हैं वो उर्दू अदब के मुमताज़ अफसाना निगार हैं, कोई डाउट नहीं। मुमताज़ हैं ही वो इसलिए कि उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारों पे लिखा है। उनके नॉवेल भी इसी तरह के हैं। तहज़ीब पर हिंदुस्तानी लिखा हुआ है, इंसानी अक़दार पे लिखा हुआ है। तो दावा ठीक है और दलील भी ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोनों बातें सही हुई होंगी। दावा और दलील, अच्छा, मुमताज़ अफसाना निगार वो बने कैसे हैं? वो बने भी इसीलिए हैं कि उन्होंने हिजरत है, तहज़ीब है, इंसानियत है, इंसानी अक़दार है, इन सब चीज़ों को मिला करके वो मुमताज़ बने हैं, ना कि कोई एक तसनीफ़ या एक मजमुआ या एक अफसाना लिख करके वो मुमताज़ बने। तो दावा ठीक है, दलील ठीक है, और वजाहत भी ठीक है। आंसर आपका फर्स्ट वाला सही होने वाला है। देख लीजिए आप भी एक बार। अगला सवाल देखिए, सवाल है दावा, फिर से देखिए। और दावा ये किया गया है कि हाँ, फैज़ अहमद फैज़ उर्दू के मारूफ इनकलाबी शायर थे। एक बात हम आपको बताएंगे, यही लाइन कल भी एक वीडियो में मैंने पढ़ाई थी, और मैंने वहाँ पर यह कहा था कि फैज़ अहमद फैज़ उर्दू की इनकलाबी शायरी के, तो वहाँ पर दावा गलत था, ये दावा गलत किया गया था। लेकिन आज देखिए एक नई चीज़ सीखिए, यहाँ भी आज दावा ठीक होने वाला है। दावा ठीक कैसे होगा ये चीज़ हम बताएंगे। एक्सप्लेन देखिए, आगे दलील पहले देखिए। उन्होंने अपनी शायरी में मोहब्बत, समाज, इंसाफ के मौज़ूआत बयान किए हैं। देखिए, जब इसने यहाँ पर शायरी के में मोहब्बत, समाजी इंसाफ और मौज़ूआत, इंसाफ किस में मिलता है? इनकलाब करके भी इंसाफ मिलता है। इस टाइम नीट का पेपर बहुत बुरी तरीके से जो है वो लीक हो गया है, तो इंसाफ के लिए क्या करना पड़ रहा है? इनकलाब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ देखिए, इंसाफ का कनेक्शन जो है, समाजी इंसाफ अगर चाहिए तो उसका कनेक्शन किससे है? इनकलाब से है। और दूसरी चीज़ अब आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पर इसका कनेक्शन तो है उससे, ऊपर वाले से, लेकिन तो अब इनकी मीनिंग अपनी अलग अलग हो गई है। ये जो चीज़ है वो बिल्कुल दलील दुरुस्त है, ये अपनी अलग मीनिंग बयान कर रही है, चूँकि फैज़ अहमद फैज़ के वहाँ जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, और इन्हीं चीज़ों बताई गई हैं। तो एक ये भी चीज़ इसमें है, इनकलाब भी एक इनकी खूबी है। तो वो बयान, अगर ये चीज़ें इतनी ढेर सारी नीचे ना बताई गई होती हैं, सिर्फ इनकलाब देता तो वो गलत हो जाता दावा। तो दावा दुरुस्त है, दलील भी दुरुस्त है। अब इनकलाबी मोहब्बत नहीं हो सकती, ठीक है, शायरी में तो समाज तो हो सकता है, समाज का इंसाफ के लिए इनकलाब हो सकता है। तो दावा ठीक है, लेकिन दावा जो दिया गया है इनकलाब के लिए, क्या ये चीज़ें चाहिए जो चीज़ें नीचे दी गई हैं शायरी में? मोहब्बत भी चाहिए, इनकलाब में मोहब्बत है तो फिर इनकलाब काहे का? भाई सरकार से हमें मोहब्बत आ जाए तो फिर हम इनकलाब उसके खिलाफ काहे करेंगे, उसके बुरे कामों की? तो यहाँ पर दावा ठीक है, दलील भी ठीक है, लेकिन वजाहत जो है वो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। आंसर जो आपका सही होने वाला है उस पर आपको लगाना है बी वाला आंसर सही होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल यह है, दावा देखिए कि दावा है जोश मलिहाबादी सिर्फ गज़ल के शायर थे और उन्होंने नज़्म नहीं लिखी। ये कौन मानेगा? ये तो बहुत कम भी आपने पढ़ा होगा, तब भी आप बता दें कि भाई गलत बात है। अलबेली सुबह उठती जवानी, गिरती जवानी, शाम जवानी की रातें, जवानी के दिन, जवानी की सुबह, मतलब इस तरीके की, जंगल की शहज़ादी, ये सारी नज़में किसकी हैं? पीला दुशाला वगैरह, तो सब इसी की तो हैं। तो ये वाला जो है दावा गलत हुआ। अच्छा, दावा गलत हुआ तो एक बात और हम आपको पकड़ने की बताएं। देखिए, हम आपको पेपर हल कराने की तरीका बता रहे हैं, वहाँ पर टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। जैसे ही आपको मालूम चला कि दावा गलत हुआ, आप नीचे आंसर पे आ जाइए, दलील पढ़िए मत, आंसर पर चले आइए सीधे।
अब इसमें आंसर में आप देखेंगे, आंसर में देखेंगे तो दावा ठीक है और दलील भी ठीक है। जैसे जब दावा ऊपर हमने पढ़ लिया और पक्की बात मालूम है दावा गलत है, तो अब ये अजाहत वजाहत ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें तुम सही मान रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर दावा सही है, दलील भी दुरुस्त है, लेकिन वजाहत नहीं करता, तो क्या पढ़ने की ज़रूरत। जैसे ही आपने देखा दावा गलत, दावा सही है, और जैसे लिखा दावा और दलील दोनों दुरुस्त, दावा दलील दोनों दुरुस्त, चलिए इन्हें दोनों को काट के फेंक दीजिए। अब आपके पास आंसर जो है वो नीचे क्या बचा है कि दावा जो है, अब अभी आपने ऊपर पढ़ लिया था कि दावा गलत ही है, तो यहाँ देखिए डी वाले में फिर से दे दिया है कि दावा दुरुस्त है, इसे भी काटिए। दलील पढ़िए या भाड़ में जाए, पढ़िए मत, सीधे सीधे सी पे आंसर मारिए, आगे बढ़िए, बात खत्म। फिर से एक बार रिपीट कर दें, एक बार फिर से समझ लीजिए इस सवाल को। हमने जैसे ही पढ़ा, जब वजाहत वाला सवाल आ जाए, वजाहत भी साथ में पूछा हो, तो दिमाग बिल्कुल भी ना लगाइए, शांत दिमाग से दावा पढ़ लीजिए। और जैसे ही आपको लगा कि भाई साहब दावा गलत है, और जैसे ही ये क्लियर हुआ कि दावा गलत, तो दावा गलत होने का मतलब आप फिर दलील बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि दलील कभी कभी कंफ्यूज कर सकती है, तो दलील बिल्कुल भी ना पढ़ें। आप आ जाएं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन में दिया है दावा और दलील दुरुस्त हैं, चलिए इसे काटिए, नहीं पढ़े, इससे कोई मतलब नहीं। हमको मालूम है दावा गलत है, तो इसे एक क्वेश्चन आंसर कटा। दूसरे में फिर से दिया दावा और दलील दोनों दुरुस्त हैं, लेकिन वजाहत नहीं करता, ये भी गलत, क्योंकि हमें तो कुछ करने नहीं। फिर आगे दो आंसर बचे हैं, दो में आप अगर फिर देखेंगे तो दावा गलत जो है वो एक ही ऑप्शन में है, और ये सी वाला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि नीचे में दावा फिर से दुरुस्त दे रखा है। तो इस तरह से ये तीनों आंसर कट गया, दलील पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। उल्टा करके देख लीजिए, हम आपको आज सिखा के ही मानेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि ज़िंदगी में आज तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए, कभी दावा दलील का क्वेश्चन मुझसे गलत नहीं हुआ। ये हम बड़ा ही नहीं कर रहे, ये आसान सवाल होता है, आप उसे समझ नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे। अब अगर मान लीजिए ये सही हो जाए कि दावा सही है, तब आपके सामने ये देखिए कि इसमें भी सही, इसमें भी सही है, वजाहत अब ना इस पर फिर नहीं आना है। फिर दलील देखिए और दलील को क्लियर कीजिए कि दलील सही है या गलत है, तो आपको लगेगा कि दलील जो है वो गलत है या सही है, और मालूम चल गया कि ये दलील भी गलत है। तो दलील जब गलत है तो इसे भी काटिए, इसमें दलील भी सही माने बैठा, इसे काटिए, इस भी दलील को सही मान के बैठा हुआ है। अब इसे भी कटा, नीचे बचे हैं दो, इनमें भी दलील देखिए जो है वो नीचे वाले में दलील गलत माना है, इसे भी सही, मतलब जो है इसमें भी सही माने बैठा है, सी वाले से भी काट दिए। दलील इसमें डी वाले में सही है दलील, तो वो दलील यहाँ से मतलब इसको रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि इसी में गलत है दलील, तो इसमें ही डी वाले में ही दलील गलत मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब इसका आंसर जो है वो उम्मीद करता हूँ सही है, अब वो सही यही है कि हमने तुमको जब पकड़ना बता ही दिया, फिर क्या दावा गलत है दलील दुरुस्त है, बात खत्म। चलिए यहीं तक क्वेश्चनों पर हम बात करते हैं। आखिर में ये अपनी किताब देख लीजिए शाहीन, इसको मंगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 2026 का कोई एग्जाम, देखिए 23,000 नई वैकेंसी आने जा रही हैं टीजीटी की, तो उसमें भी अच्छी खासी उर्दू की सीटें होने वाली हैं। किताब मंगाकर पहले ही स्टडी, कुछ तो बच्चे इतने बेवकूफ़ होते हैं, 10 दिन 8 दिन रह जाते हैं तब इस किताब को मंगा रहे हैं, और जुड़े हुए 1-1 2-2 साल से हैं। पता नहीं, जब आपकी इतनी औकात नहीं है, आपके बस की बात एग्जाम नहीं है, जब आपकी इतनी औकात नहीं कि 200-300 रुपये की किताब प्रैक्टिस के लिए नहीं खरीद पाओगे, तो भैया फिर तुम्हारा तो कोई इलाज नहीं, तुम उसमें सोच रहे हो, जबकि 300 रुपये की पुड़िया खा करके तुम रोज थूक रहे हो, और 300-350 का रिचार्ज फोन में करा रहे हो। बाकी हम ये नहीं कहते कि इसे खरीदो, मेरे पास कुछ नहीं जाता, जी चाहे खरीदो जी चाहे नहीं, हम तो बस ये बात मेंटलिटी चेक करते हैं, देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर के लिए कितने सेकर हैं कि 300 रुपए और 800 900 2-2 हज़ार रुपए का कोर्स खरीद के बैठे हुए हैं। तो ठीक है, ये आप नंबर इस पर कांटेक्ट करके जो सजेशन देना है दे सकते हैं, जो भी जिसके भी बुक मंगानी है वो मंगा सकता है, बाकी आपकी मशवरा, आपकी मर्जी है, आपका दिल करे मंगाए, दिल करे ना मंगाए। चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आपका दिल करे लाइक करें, दिल करे डिसलाइक करें। शुक्रिया।